फ्रेंड्स, जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका पुनः एक बार स्वागत है। मैं राजीव रंजन। आज की इस वीडियो में मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि ध्वनि का संचरण वायु में किस प्रकार होता है। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कानों में सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है। यदि मैं यहाँ पर बोल रहा हूं और आप मेरी ध्वनि को, मेरी आवाज को आप सुन रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि ध्वनि मेरे मुंह से निकलकर उड़ते हुए आप तक पहुंच जा रही है। ध्वनि के संचरण के लिए, ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है। अब आप पूछ सकते हैं कि यह माध्यम क्या है। तो ध्वनि जिस भी पदार्थ से होकर संचरित होती है, यानी जिस भी पदार्थ से होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, उस पदार्थ को हम माध्यम कहते हैं। अब हम जानते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। वह क्या क्या है? ठोस, द्रव और गैस। तब जब मैं कह रहा हूं कि पदार्थ में ध्वनि का स्थानांतरण होता है, तो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में, चाहे वह ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, तीनों अवस्थाओं में ध्वनि का स्थानांतरण होता है, ध्वनि का संचरण होता है, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। जब मैं यहाँ पर बोलता हूं, यानी ध्वनि का कोई भी स्रोत है, ध्वनि का स्रोत मतलब क्या? कंपित वस्तु, कंपायमान वस्तु। तो कोई भी कंपायमान वस्तु या कंपित वस्तु जो कि ध्वनि का स्रोत है, वह ध्वनि को उत्पन्न करती है। उसमें कंपन होता है और उसके कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। अब ध्वनि उत्पन्न होने के बाद क्या होती है? हम कह सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा, कि तीनों अवस्थाओं में, चाहे ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाओं में ध्वनि का संचरण होता है। लेकिन ध्वनि के संचरण का सबसे सामान्य माध्यम यदि चुनने के लिए कहा जाए कि ठोस है, द्रव है या गैस है, तो निश्चित रूप से ध्वनि के संचरण का सबसे सामान्य माध्यम जो है, हमारे चारों ओर उपस्थित वायु है। यदि मैं बोल रहा हूं, यदि हम मोबाइल की घंटी को सुन रहे हैं, यदि हम रेडियो सुन रहे हैं, यदि हम टेलीविजन सुन रहे हैं, तो उससे निकलने वाली जो ध्वनि है, वह वायु, जो उसके चारों तरफ वायु मौजूद है माध्यम के रूप में, उसी वायु में उसका संचरण हो रहा है और हमारे कानों तक वह पहुंच रही है। जब ध्वनि उत्पन्न होती है ध्वनि के स्रोत से, तो उसके चारों ओर जो भी माध्यम है, अगर वायु है तो वायु में ही कंपन शुरू हो जाता है। वायु के कण मौजूद हैं, वायु के कण में कंपन शुरू हो जाता है। कंपन का मतलब है कि वायु के कण अपने माध्य स्थिति के आगे, अगल बगल और ऊपर नीचे कंपन करना शुरू कर देते हैं। फिर यही कण जो है हमारे कानों तक नहीं आ जाता है। वह कण अपनी माध्य स्थिति के, वह कण जो है अपने, अगर ये कण है तो अपने माध्य स्थिति के इर्द गिर्द, कभी वो इधर आएगा, कभी वो इधर आएगा, तो अपने माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करेगा। और इस कंपन के दौरान, अगर कण तो हर जगह मौजूद है वायु के कण, और यहाँ पर अगर ध्वनि का स्रोत मौजूद है और यहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, तो यह ध्वनि क्या करेगा? यहाँ पर जो कण है, इस कण को वह कंपित कर देगी ध्वनि। फिर इस कण में क्या होगा? कंपन शुरू होगा। कंपन शुरू होने के बाद यह कण जो है अपने बगल वाले कण को डिस्टर्ब करेगा, यानी वहां पर विक्षोभ उत्पन्न करेगा। और जब यहां पर ध्वनि इस कण को विक्षोभित करेगी, इसमें विक्षोभ उत्पन्न करेगी, तब इस कण जो है इसमें भी कंपन शुरू होगा और फिर यह कण जो है अपने बगल वाले कण को डिस्टर्ब करेगी और बगल वाले कण में विक्षोभ होगा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं? एक कण का स्थानांतरण यहां से यहां तक नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है कि विक्षोभ का स्थानांतरण हो रहा है, डिस्टरबेंस का स्थानांतरण हो रहा है। तो यह स्थानांतरण कहां हो रहा है? वायु में हो रहा है, वायु के कणों में हो रहा है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि ध्वनि के संचरण के लिए, ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यह माध्यम ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो जब मैं कह रहा हूं कि ध्वनि के संचरण के लिए गैस भी एक माध्यम हो सकती है, तो हमारे चारों ओर वायु स्थित है और यह वायु जो है ध्वनि के संचरण के लिए एक माध्यम है। जब मेरे कहने का यह तात्पर्य है कि ध्वनि वायु में संचरित होती है, तो क्या हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि ध्वनि का संचरण जो है वह वायु में होता है? इसके लिए एक छोटा सा गतिविधि हम लोग सोच सकते हैं। मान लेते हैं कि एक प्लास्टिक की बोतल है हमारे पास,
एक प्लास्टिक की बोतल हमारे पास है। ये एक प्लास्टिक की बोतल है हमारे पास। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जो ये आधार है इसे एक ब्लेड से या एक चाकू से इसको काट कर निकाल देते हैं। इस आधार को हम ब्लेड या चाकू से काट कर निकाल दिए। अब क्या हुआ, अब यह बोतल जो है हमारे पास प्लास्टिक की जो बोतल है वह इस प्रकार हो गई। इसके आधार का भाग जो है उसको मेरे द्वारा काट कर हटा दिया गया है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक काठ की तख्ती लेते हैं। एक काठ की तख्ती लिए और इस पर क्या किए, एक मोबाइल फोन को रख दिए। एक काठ की तख्ती लेते हैं और यहां पर एक मोबाइल फोन को रख देते हैं। अब क्या है, इस कटे हुए आधार वाली जो बोतल है इसको इसके ऊपर रख देते हैं, मतलब मोबाइल फोन को यहां पर हमने ढक दिया है। अब क्या हुआ, ढकने के बावजूद भी यह पूरे एयर टाइट यानी वायुरोधी नहीं है। इसको वायुरोधी बनाने के लिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, दोनों किनारे पर मोम लगा देते हैं। दोनों किनारों पर हमने मोम लगा दिया ताकि बाहर की वायु अंदर नहीं जा सके और अंदर की वायु बाहर नहीं आ सके, मतलब नीचे का भाग जो है यह हमारा वायुरोधी हो गया, लेकिन ऊपर का भाग जो है अभी वायुरोधी नहीं हुआ है। इसको वायुरोधी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक कॉर्क लगा देते हैं। यहां पर एक कॉर्क लगा दिए, आप देखिए ध्यान से। यहां पर मैंने एक कॉर्क लगा दिया, कॉर्क से इसके मुंह को बंद कर दिया, लेकिन इस कॉर्क में एक नली लगी हुई है, एक पाइप लगी हुई है। यह पाइप क्या है, यह निकास नली है। यह पाइप जो है निकास नली है। तो मैंने क्या किया, एक प्लास्टिक का बोतल मैंने लिया। इस प्लास्टिक के बोतल के नीचे वाले आधार को मैंने एक ब्लेड से या एक चाकू से काट कर हटा दिया। उसके बाद मैंने लकड़ी का एक तख्ती लिया, लकड़ी का तख्ती, और इस लकड़ी के तख्ती पर मैंने एक मोबाइल फोन को रखा। अब इस कटे आधार वाले बोतल को इसके ऊपर मैंने रख दिया और इसके नीचे वाले भाग में मोम लगाकर इसे वायुरोधी बनाया ताकि अंदर की वायु बाहर और बाहर की वायु अंदर ना जा सके। ऊपर वाले भाग में बोतल का जो मुंह था इसे मैंने कॉर्क से बंद कर दिया और इस कॉर्क में एक निकास नली लगी हुई है। अब क्या है, जब इतना सेटअप मेरा कंप्लीट हो गया तब क्या करूंगा मैं कि एक मोबाइल, दूसरा मोबाइल एक मैं लूंगा और उससे क्या करूंगा, इस मोबाइल का नंबर डायल करूंगा, मतलब इस मोबाइल पर मैं कॉल करूंगा। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, इस मोबाइल की घंटी बजेगी और इस मोबाइल के घंटी के आवाज को हम बाहर से आराम से सुन सकते हैं। मोबाइल में जो घंटी की आवाज बजेगी उस घंटी की आवाज को हम बाहर आराम से सुन सकते हैं। क्यों सुन रहे हैं, अब मैं ये भी कारण स्पष्ट कर देता हूं कि इस आवाज को हम लोग क्यों सुन पा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल में कंपन हो रहा है। कंपन क्यों हो रहा है कि मोबाइल के अंदर स्पीकर है, स्पीकर में कंपन हो रहा है और उस कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न हो रही है। अब जो मोबाइल में ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो मोबाइल के चारों ओर क्या है, वायु है। मोबाइल के चारों ओर वायु है। इस कंपन के कारण वायु के कण कंपित हो रहे हैं और वायु के कणों से होते हुए ध्वनि का स्थानांतरण कहाँ आ रहा है, बोतल की दीवार तक हो रहा है ध्वनि का स्थानांतरण। जब बोतल की दीवार तक ध्वनि के क्या स्थानांतरण जो था, मतलब विक्षोभ जो था वह पहुंच गया, तब इस दीवार के जो कण है इसमें भी कंपन शुरू होती है और इसके कारण बाहर की वायु में कंपन शुरू हो जाती है, जिसके कारण कि हम इस आवाज को सुन सकते हैं। यानी इसके अंदर वायु मौजूद है और उस वायु के कारण हम मोबाइल की घंटी की आवाज को सुन रहे हैं। अब जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर निकास नली लगा हुआ है। इस निकास नली में यदि हम यहाँ पर एक वायु चूसक पंप लगा देते हैं, एक वायु चूसक पंप हमने लगा दिया और वायु चूसक पंप लगाकर इसके अंदर की वायु को हम बाहर निकालना शुरू करते हैं, लेकिन इस दौरान जब यह वायु बाहर निकलती रहती है, इस मोबाइल पर हम एक दूसरे मोबाइल से लगातार कॉल करते रहते हैं, तो मोबाइल में बजने वाली जो घंटी है उसकी आवाज को भी हम लगातार सुनते रहेंगे, लेकिन अंतर क्या होगा, यह आवाज जो है वह धीमी होते चली जाएगी।
जैसे जैसे वायु बाहर निकलती जाएगी यह आवाज यानी इसकी ध्वनि जो है वह धीमी होती चली जाएगी और एक स्थिति ऐसी होगी जब हम बिल्कुल ही ध्वनि को यानी मोबाइल फोन की घंटी की आवाज को हम नहीं सुन पाएंगे। वह स्थिति तब होगी जब इसके अंदर की वायु पूरी तरह से निकल चुकी होगी और जब इसके अंदर की वायु पूरी तरह से निकल चुकी होगी मतलब इसके अंदर वायु नहीं है, तब उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? उस कंडीशन को हम लोग निर्वात कहेंगे। मतलब इसके अंदर कोई वायु नहीं है। जब किसी बर्तन के अंदर कोई वायु नहीं होती है तब उसे हम लोग निर्वात कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जब इसके अंदर वायु थी उसमें मोबाइल फोन पर बजने वाली घंटी की ध्वनि को हम स्पष्ट रूप से सुन रहे थे। जैसे जैसे वायु चूसक पंप के द्वारा ध्वनि बाहर निकलती गई मोबाइल फोन की घंटी की आवाज धीमी होती चली गई और एक समय ऐसा आया कि इसके अंदर की सारी वायु बाहर निकल गई और तब मोबाइल फोन की ध्वनि को हम बिल्कुल नहीं सुन पा रहे हैं। यानी इससे क्या सिद्ध हो रहा है? इससे यह सिद्ध हो रहा है कि ध्वनि का संचरण वायु में हो रहा था। जैसे ही यह बोतल वायु रहित हुआ ध्वनि का संचरण बंद हो गया। अब ये जो गतिविधि थी इसी गतिविधि के एक और ज्यादा मॉडिफाइड रूप और ज्यादा विकसित रूप को मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। यहां पर क्या करता हूं? मैं एक बेल जार लेता हूं, शीशे का बना हुआ मैंने एक जार ले लिया, शीशे का बना हुआ एक जार मैंने ले लिया और शीशे के बने हुए जार में फिर से मैंने यहां पर इसको कॉर्क से बंद किया। यहां पर मैंने 2 तार निकाला और 2 तार निकालकर यहां पर क्या किया जाता है कि यहां पर एक विद्युत घंटी यहां पर लटका दिया जाता है। ये विद्युत घंटी है जो हम लोग दरवाजे पर बेल के रूप में डोरबेल के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वह विद्युत घंटी है। इसको हम यहाँ पर कॉर्क से बंद कर देते हैं। ये कॉर्क से बंद हो गया है और यहां पर हम क्या करते हैं कि एक वायु चूसक पंप लगा देते हैं। एक वायु चूसक पंप हमने यहां पर लगा दिया। अब क्या हुआ? यहां पर मैंने क्या किया? एक शीशे का जार लिया जिसे हम लोग बेल जार कहते हैं। इस शीशे के जार के मुंह को हमने कॉर्क से बंद कर दिया है। इस कॉर्क से होते हुए 2 विद्युत के तार हमने निकाले और इस तार में हमने विद्युत घंटी को जोड़ दिया। इस तार में हमने क्या किया? विद्युत घंटी को जोड़ दिया। यह जो है यह विद्युत घंटी है, यह विद्युत घंटी है। और प्यारे बच्चों आप सबों ने देखा होगा कि विद्युत घंटी का यह कौन सा भाग है? गोंग इसको कहते हैं और ये उसका हैमर है यानी हथौड़ा है। जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है? यह हथौड़ा जो है इस गोंग पर आघात करता है और हम तब घंटी की आवाज को सुनते हैं। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसे सेटअप में जब हम यहां से विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो विद्युत धारा के प्रवाह करने पर हम क्या देखेंगे कि यह हथौड़ा जो है इस गोंग पर आघात करेगा और हम ध्वनि को स्पष्ट रूप से सुनेंगे। लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे? इस वायु चूसक पंप का इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर के वायु को हम बाहर निकालना शुरू करेंगे। लेकिन जब वायु बाहर निकलती रहेगी उसमें भी हम यहाँ पर स्विच को ऑन रखेंगे यानी विद्युत धारा हम इसमें से प्रवाहित करते रहेंगे। विद्युत धारा प्रवाहित करते रहेंगे हम यहां से और तब क्या देखेंगे? ये हथौड़ा जो है इस गोंग पर आघात करेगा और ध्वनि आते रहेगी लेकिन ध्वनि धीरे धीरे मंद होती चली जाएगी। फिर एक समय ऐसा आएगा जब वायु चूसक पंप के द्वारा इसके अंदर की सारी वायु बाहर निकाल दी जाएगी। तब क्या कंडीशन होगा? निर्वात का कंडीशन होगा, वैक्यूम का कंडीशन होगा। और जब सारी वायु बाहर निकल जाएगी तो यह चूंकि बर्तन शीशे का है हम बाहर से स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि यह हथौड़ा जो है इस गोंग पर आघात कर रहा है। इस चीज को हम देख पाएंगे लेकिन हम ध्वनि को नहीं सुन पाएंगे। तो इससे भी क्या हुआ कि जब हमने इसके अंदर की वायु को बाहर नहीं निकाला था उसमें इस बेल पर जो ध्वनि उत्पन्न हो रही थी वह ध्वनि यहाँ पर मौजूद वायु के कणों के द्वारा वह विक्षोभ जो है इसकी दीवार तक आता है और फिर दीवार के कणों में कंपन होता है। फिर दीवार के कंपन के कारण बाहर के वायु में कंपन होती है और तब हम इस आवाज को बाहर सुन पाते हैं। लेकिन जब जैसे ही अंदर निर्वात की स्थिति हो जाती है मतलब अंदर की सारी वायु बाहर निकल जाती है तब ध्वनि का स्थानांतरण नहीं होता है क्योंकि तब वहां पर वायु उपस्थित नहीं है। तो प्यारे बच्चों इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि ध्वनि को संचरित होने के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है और यहाँ पर वह माध्यम क्या है? वायु है। यानी वायु में ध्वनि का संचरण होता है।
अब पुनः हम अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।